हाँ, hello everyone, welcome in competition conservatory. Yes, we are here before the exam. बिफोर द एग्ज़ाम हम लोग आपको बताने वाले हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो आप एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करें। देखिए, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत लीजिएगा। बहुत सारे हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। आपको सबसे आसान तरीका तो यही है, इंग्लिश का सारा जो पेडागोजी है वो हिंदी के पेडागोजी से ली गई है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश में समानता कर पाएंगे तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और दूसरा सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पेडागोजी की तो इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी लगभग सेम है, बस ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए कौन सा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। निश्चित सफलता अगर आपको चाहिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो ये मान के चलिए आप कि शॉर्ट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। पेडागोजी में समय बचाने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इंग्लिश पेडागोजी जो है इसको समझना बहुत कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स आएंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, लेकिन आज हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल आप समझ जाएंगे कौन से वर्ड्स का क्या मतलब है, कौन से वर्ड्स कंफ्यूजिंग रहते हैं और कौन से निगेटिव वर्ड्स रहते हैं जिनको हमें निगेटिव आंसर के लिए तुरंत चूज कर लेना है, समय नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तो इंग्लिश पेडागोजी में बिल्कुल कंफ्यूज्ड मत होइए। ये इंग्लिश पेडागोजी जो है ये हमारा हिंदी का ही स्वरूप है। हिंदी को ऊपर से ढक दिया गया, कवर डाल दिया गया और उसको बना दिया गया है इंग्लिश पेडागोजी। जी देखिए, करते क्या है मोस्टली हम क्या करते हैं, इंग्लिश में अगर हमें दिक्कत आती तो हम रटने पे फोकस करते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ना। तो रोट विल नॉट डू, रटना आपका काम नहीं करेगा। रटना बिल्कुल और ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें अगर आप रटने की तरफ जाते हो। ठीक है, तो समझने की तरफ चलते हैं। समझना क्या है, हमारी जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी पेडागोजी को कवर कर दिया गया, पर्दा डाल दिया गया और उसको इंग्लिश के वर्ड से इंग्लिश पेडागोजी बना दिया गया। ठीक है, उसको बना दिया हमने इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है, तो हिंदी पेडागोजी को अगर आप प्रॉपरली समझ गए तो इंग्लिश पेडागोजी बिल्कुल आसान है, लेकिन इंग्लिश को भी अगर आप समझ गए तो हिंदी बहुत आसान है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, इंग्लिश के वर्ड्स को एक समानता करके जरूर देखनी चाहिए, जो कि हम इस वीडियो में करके दिखाएंगे आपको। और हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी हिंदी स्ट्रांग होती है, वो इंग्लिश में समानता अगर कर लेंगे तो इंग्लिश में आपको डबल नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फेल क्यों होते हैं, वाई वी फेल, बिकॉज ऑफ फियर। इंग्लिश में क्या होगा, अरे तुक्का ही लगा देंगे, फिर कुछ नहीं तो फिर तो क्यों तुक्का लगाएंगे भाई, है ना। तो उस डर को बिल्कुल खत्म करिए। डर तभी लगता है जब हमें चीजें पता नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस पर्दे को हमें हटाना है, जो हिंदी पेडागोजी को पर्दे से ढक दिया गया। अगर दोनों आमने सामने आ जाएं तो हम बिल्कुल आसानी से चीजों को अनकवर कर सकते हैं, अनकवर करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलो समझते हैं कुछ वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश में। देखिए समानताएं, कुछ मैं कॉमन से वर्ड्स दिखा रहा हूं जिसमें आप समानताएं देख सकते हो। देखिए हमारा हिंदी और इंग्लिश का मीनिंग क्या है, हिंदी में शिक्षण, इंग्लिश में टीचिंग, और मतलब दोनों का सेम है ना, पढ़ाना, टीचिंग, शिक्षण, इसको समझना है बस। हिंदी का कवर हटाते ही शिक्षण का आप सामने सामने देख पाओगे, शिक्षण मतलब टीचिंग। अगर जो इंग्लिश में हम टीचिंग पढ़ रहे हैं हिंदी में वही शिक्षण है। ठीक है, अधिगम मतलब लर्निंग। ठीक है, अधिगम मतलब लर्निंग। अगर आप अधिगम वर्ड पढ़ रहे हो मतलब आप लर्निंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन जो है वही इवैल्यूएशन है। ठीक है, पाठ्य चर्चा, करिकुलम, करिकुलम ही पाठ्य चर्चा है। ठीक है, तो ऐसे कॉमन से वर्ड्स आप समझिए। अगर बात हो रही है करिकुलम की, इट मीन्स हिंदी में हम बात करें पाठ्य चर्चा की। और बच्चे को पढ़ाने का तरीका भाई इंग्लिश हो हिंदी हो वो तो सेम रहेगा ना, बदल थोड़ी जाएगा। तो फर्क कहां पे आएगा, सिर्फ मीनिंग का फर्क आएगा, मतलब का फर्क आएगा, समझने का फर्क है। भाषा, किस भाषा में आप समझ रहे हो, किस भाषा में पढ़ रहे हो। ठीक है, बाकी तो सब सेम है ना। तो चलो देखते हैं हम कुछ वर्ड्स।
कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे आ जाते हैं, आप अच्छे से समझिए। जैसे यहां पे लिखा है भाषा अर्जन, हिंदी का वर्ड है, ठीक है, भाषा अर्जन। इंग्लिश में अगर हम चले जाएं तो क्या बोलेंगे इसको? एक्विजिशन। एक्विजिशन हो गया ना, मतलब दोनों का सेम है, काम सेम है, ठीक है भाई। जो अर्जन है वो क्या होता है? जब बच्चा लोगों को देखकर, चीजों को देखकर सीखता है, ठीक है, चीजों को अर्जन कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाषा अर्जन। जैसे किसी को देखकर लैंग्वेज सीखना, फर्स्ट लैंग्वेज आप कैसे सीखते हो? आप मान लो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है, हिंदी कैसे सीखे? कैसे सीखे हिंदी आप? क्या कोई स्कूल ज्वाइन किया था स्टार्टिंग से ही, या कोई लैंग्वेज क्लासेस स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करवा दी गई? नहीं ना, आप मम्मी को देखा, अपने पापा को देखा, घर वालों को देखा, आपस में बोल रहे थे बेटा ये क्या है, चंदा है, मामा है, ये है ना, पानी को मम्मा, चंदा को मामा, यही सब बोल के आपने स्टार्टिंग की। मतलब आपको कहीं सीखना नहीं पड़ा, आपने उसको अर्जित कर लिया, ठीक है। इट वॉज एक्विजिशन, एक्विजिशन हुआ उसका, ठीक है। तो लैंग्वेज का एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज सब ग्रहण करते हैं, अधिग्रहण होता है उसका, ठीक है, एक्विजिशन करते हैं सब उसका। भाषा वो अर्जित की जाती है, वो सीखी नहीं जाती है, ठीक है। तो इसका दोनों में मतलब, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वही तो मतलब है, बस ट्रांसलेशन का फर्क है। इसमें बोलते हैं भाषा अर्जन, इसमें बोलते हैं एक्विजिशन, ठीक है। दोनों का सेम सेंस है, सेम चीज है, अधिग्रहण, ठीक है। इसमें क्या होता है? नेचुरल होती है, ये खुद ब खुद सीखते हैं। सब कॉन्सियस, मतलब हम जिस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, सीखने का ध्यान नहीं देते, वो सब कॉन्सियस होता है, जो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको बोलते हैं अवचेतन हिंदी में। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक रूप से वो आ जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचुरल प्रोसेस। हिंदी में बोलेंगे स्वाभाविक प्रक्रिया। सब वही है, सब वही है, बस ट्रांसलेशन का फर्क है। क्या होता है? नो ग्रामर रूल, किसी भी व्याकरण का रूल नहीं लागू होता है, क्योंकि ये हम खुद ही सीख जाते हैं। आपने व्याकरण का कोई रूल सीखा था हिंदी सीखने के लिए? नहीं ना, ऑटोमेटिक आ गई। अधिग्रहण, ठीक है, मतलब आप स्वाभाविक रूप से उसको सीख जाते हैं। तो इसको सब कॉन्सियस या अवचेतन बोलते हैं। अगर इन वर्ड्स का यूज हो, मतलब हमारे एक्विजिशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा पहला वर्ड था। चलो इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे जो सेकंड आएगा, अब इसका विपरीत सीखना, हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? अधिगम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्निंग, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों का काम क्या है? सेम है। सीखना मतलब लर्निंग, मतलब अधिगम। दोनों में क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, ठीक है। जब हमको कोई चीज सिखाई जाए, ठीक है, मतलब रूल्स वगैरह के हिसाब से जब कोई चीज हमको सिखाई जाए, ठीक है, तो क्या होगा? जब रूल्स वगैरह लगा के कोई चीज, यानी कि हम लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्लास में आपको चीजें सिखाई जाती हैं, या सिंपली आप कहो आप लैंग्वेज 2 सीख रहे हो। लैंग्वेज 2 कौन सी हुई? जो आप बाद में सीखते हैं। पहली भाषा हमेशा, इसका बहुत सिंपल सा तरीका समझ लो, हमारी पहली भाषा अर्जन होती है, भाषा अर्जन का एक्विजिशन होती है, खुद सीख जाते हैं ऑटोमेटिक। दूसरी भाषा हमेशा सीखनी पड़ती है। पहली के बाद में जितनी भी भाषाएं आप सीखेंगे वो सीखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हमें क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है, ग्रामर पढ़नी पड़ती है, वोकैबुलरी पढ़नी पड़ती है, स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ते हैं, रूल्स याद करने पड़ते हैं। तो उसको हम बोलते हैं लर्निंग या अधिगम, ठीक है। सिंपल समझ लो, स्ट्रक्चर्ड है ना, कॉन्सियस मतलब चेतन मन से ध्यान लगा के हम लोग पढ़ते हैं, मतलब प्रयास पूर्ण प्रक्रिया है, चेतन मन से पढ़ी जाती है, और ग्रामर रूल्स का यूज होता है, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए ना कि प्रयास पूर्ण वो सीखता है, ग्रामर रूल्स का यूज करता है, ये सब बोला जाए, तो समझ लो बात हो रही है अधिगम या लर्निंग की, ठीक है। तो होपफुली समझ गए होंगे ना, प्रयास पूर्ण जब हम सीखते हैं उसको लर्निंग या अधिगम बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं बोल रहा था ना, एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन में सपोज कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा है लर्निंग लैंग्वेज, और नेचुरली आपने पढ़ लिया, नेचुरली, तो आप तुरंत ऑप्शन में चले जाओ। नेचुरली कोई चीज होती है तो क्या होता है? एक्विजिशन होता है, अधिग्रहण होता है, या हिंदी में उसका अर्जन किया जाता है, ठीक है, वो अर्जित की गई है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन तुरंत एक्विजिशन हो जाएगा, ठीक है।
सेम उसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी कह रहा है और इन क्लास आ गया, ही लर्न्स इन क्लास, और ग्रामर रूल्स की बात हो रही है, तो आप सिंपली चले जाएंगे कहाँ, लर्निंग की तरफ। तुरंत आपका ऑप्शन लर्निंग सही हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आप समझ रहे होंगे प्रॉपरली। लर्निंग मतलब कोई चीज सीखने, ग्रामर रूल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, या फिर चेतन मन से, कॉन्शियस मन से सीखा जाए। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस समझ लो। कॉन्शियस क्या होता है, जब हम किसी चीज पे ध्यान लगा दें, अरे यार हो नहीं रहा है, बिल्कुल ध्यान से, अच्छा ये होगा ये होगा, तो मतलब हमारा मन क्या है, कॉन्शियस है पूरा उसकी तरफ। लेकिन सबकॉन्शियस क्या होता है, सबकॉन्शियस होता है जैसे आप पूरा ध्यान नहीं दे रहे हो, बस उस माहौल में जी रहे हो, घर में सब खेल रहे हैं, आप भी साथ में खेलने लगे, अब खेलते खेलते आप बहुत कुछ सीख गए, लेकिन मन आपका क्या था, सबकॉन्शियस था, कॉन्शियस नहीं था। सीखने पे जोर नहीं था, जोर था खेलने पर, मन था पूरा खेलने का, लेकिन आप सीख भी गए, दैट इज सबकॉन्शियस। ठीक है, तो सबकॉन्शियस की बात हो तो वहां पे होगा एक्विजिशन, और जहां पर कॉन्शियस मन आएगा, अधिग्रहण, लर्निंग। ठीक है, चलो जी। अब देखिए सबसे बड़ा जो एक कंफ्यूजन है, क्वेश्चन दो तरह से आता है पेडागोजी में, वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे सुन लें। हमारे जो पेडागोजी है इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कैसे, एक होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग भाषा का अलग क्वेश्चन आता है। ठीक है, एनसीएफ जो एक है 2005 का एक रूल पारित हुआ था, उसकी तरफ से क्वेश्चन दूसरी तरीके से आता है, उसका ऑप्शन दूसरा होता है। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हिंदी क्या है, हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, इट इज नॉट नेशनल लैंग्वेज, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। तो पहली तो माइंड से कंफ्यूजन हटा दो, हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, इट इज इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, दूसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो क्या कहता है, इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की एसोसिएट मतलब इसको सहयोग करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए हमने इंग्लिश भाषा का यूज करना है। ठीक है, तो क्या हुआ, हिंदी का सपोर्ट करने के लिए इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन में अगर ये दिया हो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो आप सिंपली कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एंड हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं ना नेशनल लैंग्वेज, आप तुरंत सिलेक्ट कर दोगे हाँ हमारी हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा है, नहीं, हिंदी कहीं पर नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि राष्ट्रीय भाषा है, वो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली। ठीक है, तो पहली तरह ये आप चीज समझ लें। अब दूसरे पे हम लोग चलते हैं, एनसीएफ क्या है जी, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा को जो फ्रेम किया जाता है, कैसे करना है, कैसे पढ़ाना है, ये 2005 में रूल्स बनाए गए, पारित किए गए। ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, 2005 तब ये लागू किया। तो ये भी एक याद कर लो, एनसीएफ फुल फॉर्म नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, इनका कहना, इनके अकॉर्डिंग दे आर नॉट कंसीडरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये उसके हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, ये गलत नहीं ठहरा रहे हैं कि आप गलत हो, अपोज करें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनकी जो सोच है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। दे आर नॉट थिंकिंग लाइक कॉन्स्टिट्यूशन जो उसमें दिया है, सिर्फ उसको इंग्लिश को क्या किया गया, एसोसिएट
राजभाषा बताया गया, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये कंसीडर नहीं करते। एनसीएफ अपना पूरा जो देखता है, क्योंकि इनका काम है कैरिकुलम डिसाइड करना, तो ये सारी चीजें देखते हैं क्लास के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, कि सोसाइटी में किस चीज की नीड है, क्लास में किस चीज से बच्चों को हेल्प होगी या नहीं होगी। तो इनका कहना है एनसीएफ का, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, क्योंकि इनका मानना है इंडिया इज मल्टीलिंगुअल कंट्री, और यहाँ पे क्या है, नेशनल करिकुलम, मतलब पूरे भारत का करिकुलम फ्रेमवर्क ये डिजाइन करते हैं, उस पे इनका पूरा फोकस रहेगा। तो इंडिया में तो हिंदी हर जगह नहीं बोली जाती है ना, कई जगह पे कुछ, कई जगह पे कुछ, कई जगह पे कुछ, तो ये करिकुलम कैसे डिसाइड करेंगे, इंग्लिश में डिसाइड करेंगे। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। इंडिया इज मल्टीलिंगुअल कंट्री, बहुत सी भाषाएं इंडिया में बोली जाती हैं। एनसीएफ कंसीडर्स इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज नॉट ओनली एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इट इज ग्लोबल लैंग्वेज। तो अगर क्वेश्चन में आपके आ जाए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इंग्लिश इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो आप तुरंत ऑप्शन लगाएंगे इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल माइंड से कंफ्यूजन हटा दीजिए, ठीक है। होपफुली आप प्रॉपरली समझ गए होंगे। चलिए, इन क्वेश्चन में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज, आगे ऑप्शन दिया है, आप तुरंत उसको टिक कर देंगे, एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, वही ऑप्शन में दे रखा है। और अगर सेम उसी तरीके से एनसीएफ के अकॉर्डिंग आ जाए तो आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में आ जाए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ तो क्या करेंगे। एनसीएफ क्या करता है, भारत को देखता है, भारत की पूरी क्लासेस को देखता है, पूरे सिस्टम को देखता है, और क्या कहता है कि भारत एक मल्टीलिंग्विज्म कंट्री है, मतलब बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, मल्टी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स, डरावने शब्द जिनसे डर कर हम लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो पहला शब्द देख लीजिए क्या है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ये बहुत ही बड़ा डरावना शब्द है, आप समझेंगे ये क्या होता है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है जो बिल्डिंग बनाते समय वो सपोर्ट लगाते हैं ना, जिस पे खड़े होकर मिस्त्री बनाता है दीवार, जब वो ऊंची हो जाती है तो सपोर्ट को ऊपर करते हैं, हिंदी में पहाड़ वगैरह, सपोर्ट वगैरह, ढांचा, ये सब बोलते हैं ना। तो उस पर खड़े होकर उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग ये बहुत ही डरावना शब्द है, लेकिन समझ जाओगे तो बिल्कुल डरावना नहीं है। तो ये स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जो दीवार बनाने के लिए या किसी चीज को बनाने के लिए हम सपोर्ट लगाएं। तो जब किसी चीज में हम सपोर्ट देते हैं इट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। और पेडागोजी में भी इसका मतलब क्या होता है, सेम होता है, जब हम बच्चे को सीखने में अस्थायी मदद करें। अस्थायी मदद मतलब जब कोई बच्चा है और कुछ पढ़ रहा है, अचानक से फंस गया, तो हमने बस क्या किया, उसको एक सिंपल सा एक हिंट दे दिया, मतलब पूरी चीज नहीं बता के एक हिंट दे दिया। तो जब हम किसी को सिंपल एक हिंट दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग। हमने छोटी सी बस सपोर्ट दे दी, ठीक है। जैसे दीवार बनाने के लिए बस सपोर्ट दे दिया, लेकिन बनाएगा कोई और, काम बनाने वाले का ही है, बस हमने सपोर्ट दिया। तो आपको बस हिंट देनी है, बच्चा काम खुद ही करेगा, ठीक है। तो बच्चे को सीखने में अस्थायी मदद करना, पेडागोजी स्कैफोल्डिंग, पूरा जवाब न देकर एक हिंट ही दे देना, दैट इज स्कैफोल्डिंग। समझ गए ना। जैसे बच्चा क्लास में बोल रहा है, बोलते बोलते फंस गया, टीचर ने बस एक हल्की सी हिंट दे दी और बच्चे ने पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया। ये क्या है, क्वेश्चन में आया ये क्या है, आप तुरंत ऑप्शन में जाएंगे स्कैफोल्डिंग, ठीक है, गॉट इट।
चलो इसके बाद में अगला डरावना शब्द देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट जो हमारा डरावना शब्द है वो कौन सा है? कॉम्प्रेहेंसिबल इनपुट। कॉम्प्रेहेंसिबल इनपुट, कॉम्प्रेहेंसिबल इनपुट डरावना शब्द। क्या होता है कॉम्प्रेहेंसिबल इनपुट? ठीक है, कॉम्प्रेहेंसिबल इनपुट होता है जैसे करंट लेवल जो है बच्चे का जो करंट लेवल है, ये हो गया इजी लेवल जहां से बच्चा स्टार्ट करता है। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप पे था, अभी वो मान लो सेकंड स्टेप पे है, करंट पोजीशन जो है उसकी वो है सेकंड स्टेप। तो हमें इसके जस्ट बाद वाला जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट लेवल जो है, बस इसके बाद वाला कदम बढ़ाना, यही होता है कॉम्प्रेहेंसिबल इनपुट। ठीक है, मतलब ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा आसान, बस जहां पे बच्चा का लेवल है उसके थोड़ा सा आगे वाला उससे काम करवाना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रेहेंसिबल इनपुट। ठीक है, समझ में आया ना? जो वो पहले था इजी, कठिन से इजी भी नहीं देना है और इजी जहां पे है वहां से बहुत टफ भी नहीं देना है, बस उसके थोड़ा सा अगले कदम वाला, उसको बोलते हैं कॉम्प्रेहेंसिबल इनपुट। जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे बच्चा 2 अल्फाबेट वाले शब्द सीख चुका है, अभी हम उसको 3 अल्फाबेट वाला शब्द दे रहे हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड? तो व्हाट इट इज कॉल्ड? कॉम्प्रेहेंसिबल इनपुट, जस्ट आगे का। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट जो हमारा डरावना शब्द है मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स। मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स। तो जो हमारा मल्टी लैंग्वेज वाला है ना, इससे डरना नहीं है, ये डरावना शब्द इसलिए है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, इसको हम लोग समस्या की तरह नहीं यूज करेंगे, इसको संसाधन की तरफ यूज करो। कि ये मत सोचो कि बहुत सारी भाषाओं का यूज होता है तो ये बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, इसको संसाधन की तरह यूज करो। अगर बहुत सी भाषाएं आती हैं आपको, बहुत सी भाषाएं कोई लोग हैं, तो अलग अलग रीजन, अलग अलग नॉलेज आप इकट्ठा कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से चीजों को सीख सकते हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को एज अ रिसोर्स लेना चाहिए आपको, समस्या नहीं, एज अ समस्या उसको नहीं लेना है। ठीक है, चलो इसका यही सेंस है। चलो नेक्स्ट, अब निगेटिव वर्ड्स को समझ लेते हैं। देखिए एक निगेटिव वर्ड बहुत ज्यादा आता है हमारे पास, रोट मेमोराइजेशन। रोट का मतलब होता है रटना, मेमोराइजेशन मतलब याद करना, रट कर याद करना, दैट इज कॉल्ड रोट मेमोराइजेशन। और ये निगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव वर्ड। बच्चा जब रट के कुछ याद करेगा वो सीखेगा नहीं, रटा हुआ भूल जाता है, तो एक तरह से ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो निगेटिव वर्ड में हम लोग इसको आते हैं, और इसके 2-3 भाई बहन हैं जी। इसी के भाई बहन कौन से हैं? ड्रिलिंग, मतलब बार बार रटना, किसी चीज पे ड्रिल करना, बार बार रटना। कॉपिंग, मतलब किसी चीज की नकल करना। क्या ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं? एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन, एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन क्या होता है? बच्चे को कॉपी दे दी, कहा बेटा ये कंप्लीट करो, हूबहू उसने उतार दिया, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन। तो इन शब्दों को पहचान लो। रोट मेमोराइजेशन मतलब रटना, रट्टा मारना। ड्रिलिंग मतलब बार बार रटना, बार बार किसी चीज को पढ़ के रटना। कॉपिंग मतलब नकल करना। एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन मतलब हूबहू उतार देना। ये होते हैं कुछ हमारे निगेटिव वर्ड। ठीक है, ये सारे शब्द दिखाते हैं बच्चा सीख नहीं रहा है, रट रहा है बस। ठीक है, तो ये बच्चे को सीखने पे बाधा बनते हैं ये चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हाउ अ टीचर शुड बी। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपने सीटेट का फॉर्म भरा है, आगे आप टीचर बनेंगे, बीएड में हैं टीचर बनेंगे, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। हाउ अ टीचर शुड बी, मिस्टेक्स आर नॉट एनिमी। गलतियां बच्चे की दुश्मन नहीं है, मिस्टेक्स आर फ्रेंड्स। ठीक है, मिस्टेक्स आर फ्रेंड, ये दोस्त की तरह है। गलतियां ही इस बात की सबूत हैं कि बच्चा कोशिश कर रहा है। बच्चा जब गलती करेगा बार बार, उसको आप करेक्ट करेंगे, फिर जाकर वो सफल होगा। ठीक है, तो मिस्टेक्स को जो है गलतियों के तौर पे ना लें, मिस्टेक को सीखने के तौर पे लें कि बच्चा कोशिश कर रहा है इसलिए गलतियां हो रही हैं, तो बच्चे को सिखाने पे फोकस करें। ठीक है, सो मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट अ स्टूडेंट इज ट्राइंग। ठीक है, इस फोकस से हमें बच्चे को आगे पढ़ाना है। ठीक है, अक्सर मैं हर वीडियो में बताता हूँ लास्ट में कि
एज अ टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आगे बढ़ें और सफल हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।